हाँ बच्चों, आज मैं आप लोगों को वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की तीसरी कंडीशन बताऊंगा, जो कि किसी भी कंडीशन में पॉइंट होगा। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, किसी भी कंडीशन में। इसके पहले आप लोग एक्सियल पोजीशन और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी देख चुके, कितनी होती थी। अब थर्ड कंडीशन है, किसी भी कंडीशन में एट एनी पोजीशन, मान लो ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसके चार्जेज -q और +q। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल -q और +q चार्जेस से मिलकर बना हुआ है। अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आप देखेंगे, पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी पर +q चार्ज है, ये मिड पॉइंट है डाइपोल का। इस डाइपोल के मिड पॉइंट O से r डिस्टेंस पर डाइपोल की एक्सिस से थीटा एंगल पर एक पॉइंट P है। ये इस पॉइंट P पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। इसके लिए क्या काम करेंगे? सबसे पहले मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल P देख रहे हैं, जो कि -q चार्ज से +q चार्ज की ओर, ये P का डायरेक्शन है। मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल P। इस मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल P को हम लाइन OP के एलॉन्ग और OP के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे, यानी वियोजित करेंगे। तो P का OP के दिशा में जो कंपोनेंट मिलेगा वो P cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मिलेगा वो P sin थीटा। कहने का तात्पर्य हुआ कि जो ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल था, उस इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने दो इलेक्ट्रिक डाइपोलों में तोड़ दिया, विभक्त कर दिया, अलग अलग कर दिया। तो एक डाइपोल ये बना, इस पॉइंट को हम डॉट लाइन से इधर बढ़ा रहे हैं, तो ये एक डाइपोल ये बन गया। पहला जो मूल डाइपोल था ए बी आप देख रहे हैं, तो A डैश B डैश उसका एक घटक वाला डाइपोल बन गया, और दूसरा इस डायरेक्शन में देखिए A डबल डैश और B डबल डैश। ये देख पा रहे हैं आप लोग, दो डाइपोलों में इसको तोड़ दिया गया। जो AB पहला बेसिक डाइपोल था, उसका पहला कंपोनेंट जो OP के डायरेक्शन में इसका मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल जा रहा है P cos थीटा, वो डाइपोल बन रहा है A डैश B डैश के कारण, और दूसरा वाला A डबल डैश B डबल डैश के कारण। तो P cos थीटा जिस इलेक्ट्रिक डाइपोल का मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसके कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी अगर हम E1 माने
तो E1 की वैल्यू देखिए क्या मिलेगी आपको। E1 इक्वल टू 1/4πε0। ये देख रहे हैं आप A डैश B डैश जो इलेक्ट्रिक डाइपोल बन रहा है उसकी एक्सिस पर है और मध्य पॉइंट मिड पॉइंट O से R डिस्टेंस पर है, इसलिए 2p का से आप लोग पढ़े हैं अच्छी कंडीशन में एक्सियल पोजीशन में वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 2p/r³ होता है। तो यहाँ 2p के स्थान पर क्या लिखेंगे p cos थीटा, तो 2p cos थीटा r³। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी पॉइंट P पर इस डायरेक्शन में, माने ये E1 होगा। इसी प्रकार E2 जब हम कैलकुलेट करेंगे इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के A डबल डैश B डबल डैश के कारण, तो उसकी ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में है, तो E2 इक्वल टू 1/4πε0 p sin थीटा। इसका देखिए ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 p/r³ होता है, तो p का मतलब p sin थीटा, यहाँ जो वियोजित भाग मिला है p sin थीटा r³। इसका डायरेक्शन इधर हुआ, ये E2 हो गया। अब आप देख रहे हैं चित्र में E1 और E2 ये दोनों परस्पर लंबवत हैं। इनका परिणामी वेक्टर नियम के अनुसार इस डायरेक्शन माने समांतर चतुर्भुज के नियमानुसार होगा, ये E का डायरेक्शन होगा। तो E1 और E2 देख रहे हैं 90 अंश के कोण पर है, परपेंडिकुलर है, इसलिए परिणामी तीव्रता पॉइंट P पर E1 प्लस E2 स्क्वायर, ये नेट इंटेंसिटी होगी पॉइंट P पर। E1 स्क्वायर माने इसका स्क्वायर करेंगे फिर इसका स्क्वायर करेंगे, तो ये देखिए इसको अंडर रूट देखिए 1/4πε0 2p cos थीटा r³ का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर 1/4πε0 p sin थीटा r³ का स्क्वायर बन जाएगा। ये इसकी वैल्यू देखिए, ये 1/4πε0 और p और r³ इतनी राशियां स्क्वायर के रूप में कॉमन है, तो अंडर रूट के बाहर आ जाएंगी। 1/4πε0 p/r³ इतनी राशियां बाहर आई, ये मिला अंडर रूट में cos स्क्वायर थीटा और 2 भी है, तो 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। या E इक्वल टू 1/4πε0 p/r³ अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा के साथ हम एक cos, जो 4 cos स्क्वायर थीटा है 4 cos स्क्वायर थीटा, इसका एक cos स्क्वायर थीटा हम साइन स्क्वायर थीटा के साथ जोड़ दें तो 3 cos स्क्वायर थीटा और बनेगा, तो ये बना साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये इकट्ठा कर दिया प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, जो इसका बचता है उसको और लिख दीजिए 3 cos स्क्वायर थीटा। तो ये कुल मिलाकर बना E की वैल्यू E इक्वल टू 1/4πε0 p/r³ 1/4πε0 p/r³ अंडर रूट
1 प्लस इसकी वैल्यू 1 हो गई 3 cos स्क्वायर थीटा, 3 cos स्क्वायर थीटा। ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मिलेगी। ये जनरल फार्मूला है बच्चों। इससे अगर हम एक्सियल पोजीशन और ब्रॉडसाइड पोजीशन की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एक्सियल पोजीशन में और ब्रॉडसाइड पोजीशन में इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी। स्पेशल केसेस देखिए, स्पेशल केसेस। फर्स्ट कंडीशन में देखिए, अगर थीटा ये पॉइंट पे एक्सियल कंडीशन में हो जाएगी तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, जब थीटा 0 डिग्री हो जाएगी तो कास स्क्वायर, इस फार्मूले से देखिए जो जनरल फार्मूला मिला है, कास स्क्वायर 0 का मान 1 हो जाएगा तो 1 प्लस 3 इसकी वैल्यू मिल जाएगी आपको 4, तो 4 का अंडर रूट 2 हो गया। तो एक्सियल पोजीशन में आपको मिला E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p/r³, जो कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं। एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी डाइपोल के कारण इतना होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p/r³। सेकेंड केस में देखिए, अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा उस कंडीशन में ये फार्मूला क्या बनेगा, तब E की वैल्यू इस जनरल फार्मूले से देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये 3 का मल्टीप्लाई जब हो जाएगा तो 0 बन जाएगा। कुल मिलाकर बना 1 तो p/r³। ये आपको मिला ब्रॉडसाइड पोजीशन में और ये आपको मिल रहा है एक्सियल पोजीशन में। तो दोनों फार्मूले, इस फार्मूले में थीटा की वैल्यू सीरियली 0 और 90 रख करके प्राप्त की जा सकती है। अब इस चैप्टर की अंतिम हेडिंग बची है बच्चों, उसको हम बता रहे हैं आप लोगों को। वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। और वैद्युत क्षेत्र यूनिफॉर्म माने एक समान रहेगा, ऐसा नहीं कहीं कम है कहीं ज्यादा है, इस तरह से एक समान वैद्युत क्षेत्र रहना चाहिए। एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। बलयुग्म का आघूर्ण, इसको देखिए। आप लोग जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये वैद्युत बल रेखाएं अगर समान दूरी पर हैं, समदूरस्थ हैं, तो वो एक समान वैद्युत क्षेत्र कहा जाता है। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र देख रहे हैं, बाईं ओर से दाईं ओर की ओर है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, एक समान है। इसमें मान लिया कोई डाइपोल, कोई वैद्युत द्विध्रुव
जिसके चार्जेज माइनस क्यू और प्लस क्यू पॉइंट ए और बी पर स्थित है। द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है, ये पॉइंट O हो गया, और द्विध्रुव की लंबाई 2l, ये 2l हो गई द्विध्रुव की लंबाई। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है जिसकी लंबाई 2l है। द्विध्रुव की एक्सिस थीटा एंगल बना रही है। वैद्युत क्षेत्र E की डायरेक्शन से जो द्विध्रुव की एक्सिस है वो कितना एंगल बना रही है? थीटा। अब आप जानते हैं कि प्लस चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, उस पर फोर्स जो लगता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। तो ये प्लस क्यू चार्ज पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, और माइनस क्यू चार्ज पर जो फोर्स रहेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये आप देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू चार्जेस से मिलकर बना हुआ है। प्लस क्यू चार्ज पर फोर्स फील्ड के डायरेक्शन में लग रहा है, और माइनस क्यू चार्ज पर फोर्स फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। दोनों चार्जेस की वैल्यू समान है, अर्थात F इक्वल टू Q इंटू E, इतना फोर्स लग रहा है। तो आप लोग पिछली कक्षाओं में ये पढ़े हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी बॉडी पर दो इक्वल फोर्स लग रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शन में लगे हों, लेकिन उनकी लाइन ऑफ एक्शन माने क्रिया की रेखा एक ही न हो, तो वे एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। क्या निर्माण करते हैं? बल युग्म। और उस बल युग्म का आघूर्ण होता है टाउ बराबर कोई एक बल इनटू दोनों फोर्सेस के बीच की जो डिस्टेंस होती है। तो पहला फोर्स देख रहे हैं इधर लग रहा है, दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में ऐसे इधर लग रहा है, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना हुई? अगर ये पॉइंट ए है, बी है, तो ये पॉइंट सी माने, तो दोनों बीच के बीच की दूरी, दोनों बलों के बीच की दूरी कितना मिली आपको? BC। दोनों बलों के बीच की दूरी, ये बलयुग्म के आघूर्ण की वैल्यू हुई। तो कोई एक बल देखिए टाउ बराबर कोई एक बल Q इंटू E, ये बल की वैल्यू मिल गई। दोनों बलों के बीच की दूरी देख रहे हैं BC है, या टाउ इज इक्वल टू QE इंटू BC का मान इस ट्राइंगल ABC से देखिए, यहाँ पर देख लीजिए, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आपको मिलेगी ट्राइंगल ABC से साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है BC, हाइपोटेन्यूज हो गया AB सॉरी, या साइन थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AB की वैल्यू 2l। तो यहाँ से हमको BC की वैल्यू मिल जाएगी 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा। तो ये BC की वैल्यू यहाँ लिख देंगे 2l साइन थीटा। अब आप लोग पहले ही पढ़े हैं मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण जो होता है 2ql, तो 2q और l, इसके स्थान पर हम P लिख देंगे, तो P इंटू E इंटू साइन थीटा। ये वैद्युत ध्रुव के
जो कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है उस पर लगने वाले बलों का आघूर्ण हुआ। टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे? सदिश रूप में वेक्टर टाउ इक्वल टू पी क्रॉस ई। जैसे आप पढ़े हैं क्लास 11th में, ए क्रॉस बी मीन्स ए बी साइन थीटा, इसी प्रकार पी क्रॉस ई इक्वल टू पी ई साइन थीटा। अब आप ये देखिए, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी उस समय लगने वाले बलों का आघूर्ण मैक्सिमम होगा। नंबर 1 केस देखिए, अगर थीटा 90, इसका मतलब डाइपोल इस प्रकार परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो गया, विद्युत क्षेत्र ई के लंबवत हो गया, उस दशा में टाउ मैक्सिमम मिलेगा। जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, उस कंडीशन में टाउ मैक्सिमम की वैल्यू आपको मिलेगी P इंटू ए। ये टाउ मैक्सिमम होगी। सेकंड केस देखिए, अगर थीटा की वैल्यू 0 हो जाए, इसका मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है उसकी एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो जाए। जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, उस कंडीशन में देखिए कोई भी बलों का आघूर्ण नहीं लगेगा, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तब टाउ इक्वल टू 0, अर्थात कोई भी बलों का आघूर्ण नहीं लगेगा। दोनों फोर्सेज जो है, ये डाइपोल की जो ये कंडीशन है वैसे हो जाएगी, और प्लस चार्ज पर इधर फोर्स लगेगा, दूसरे चार्ज पर जो कि माइनस है वो इधर लगेगा। दोनों एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट फोर्सेज लगाएंगे, और एक ही लाइन में जब हो गए तो उन पर कोई भी बलों का आघूर्ण नहीं लगा, माने नेट बल 0 हो जाएगा और बलों का आघूर्ण भी 0 हो जाएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी चार्ज वाला जो चैप्टर था, विद्युत आवेश और क्षेत्र वाला, उसकी थ्योरी आज कंप्लीट हो गई है। अब हम आप लोगों को गाउस थ्योरम पढ़ाएंगे, जिसको आप लोग हमारे अगले वीडियो में देखेंगे।